चैप्टर्स बायोलॉजी में कितने हैं? 5। लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हेरिडिटी, इवोल्यूशन हट चुका है इसमें क्योंकि पीपीटी मैंने एक साथ वैसे बनाई है, बट इवोल्यूशन वी विल नॉट डील विद इट। इसके अलावा आर एनवायरमेंट एंड रिप्रोडक्शन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। 5 चैप्टर्स है हमारे पास, ठीक है। तैयारी कैसी हुई है टिल नाउ? हाँ ठीक है, ओके ठीक है। तो बेसिकली हमारी लाइव क्लासेस भी हैं, ऑफलाइन बच्चे भी हैं, ऑनलाइन भी है, तो मुझे दोनों के साथ डील करना होगा। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम अनुपमा मिश्रा, योर बायोलॉजी एजुकेटर। क्रैश कोर्स कवर कर रहे हैं हम लोग, राइट। वी हैव ऑलमोस्ट, आपका साइंस का पेपर है 2 को, राइट, 2 मार्च को, है ना, मेरे बर्थडे के एक दिन बाद। सो 2 मार्च से अभी तक कितना टाइम बचा है हमारे पास ऑलमोस्ट, क्योंकि हम लोग 2 तक तो नहीं पढ़ेंगे, राइट। 1 मंथ हम लेके चलते हैं बिकॉज 15 days वील डू आवर रिविजन। यू हैव अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, आपके पास अदर सब्जेक्ट्स है, उनको रिवाइज करना आपको, तो ऑलमोस्ट वी हैव 1 मंथ। 5 चैप्टर्स है, बहुत इजीली कवर करेंगे, बहुत आसानी से कवर करेंगे। आई डोंट नो व्हाट यू हैव डन इन लास्ट 10 मंथ, आपने 10 महीने में आपने क्या किया। इट्स ओके, कुछ नहीं किया, मैं नहीं पूछने वाली हूँ तुम लोगों से कि तुमने क्या किया है, कितनी पढ़ाई की है। बस ये 1.5 से 2 महीने आप अगर फुल ऑन फोकस कर लोगे, 1.5 महीने आपके पास, और 1.5 महीने है 12वीं वालों के लिए, 12th के पास 2 महीने, बिकॉज उनका एग्जाम 19 मार्च को है बायोलॉजी का। आपके पास कंप्लीट अभी है 1.5 months। उसमें अगर बस 1.5 महीने भी मेरे साथ रहोगे ना, तो आई कैन अश्योर यू कि भाई बायो में तो, बिकॉज आप लोगों के पास ऑप्शन नहीं होता, यू हैव कंप्लीट साइंस, तुम्हारा बायो फिजिक्स केमिस्ट्री करके अलग अलग एग्जाम नहीं आता। फिजिक्स केमिस्ट्री का बच्चे आई कैन नॉट हेल्प यू आउट because I am a teacher of biology. Yes, biology में, but I can assure कि जितने questions को आप एग्जाम में आएगा उतने questions आप कवर करेंगे, सारे टॉपिक्स आपके कवर होंगे, एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी सिंगल क्वेश्चन ऑफ योर्स फ्रॉम योर बोर्ड एग्जाम्स इफ यू विल बी अटेंटिव। 1.5 महीने आपको सिर्फ मुझे फॉलो करना है, लाइक ट्रस्ट मी। अभी तक 10 महीने आपने किया अपने अकॉर्डिंग, अब 1.5 महीना मुझे ट्रस्ट करके ब्लाइंडली जो मैं जिस पाथ को फॉलो करने के लिए बोल रही हूँ, जो क्वेश्चंस करा रही हूँ यहाँ पे वो क्वेश्चंस करिए। पढ़ने का तरीका होगा, 1 से 1.5 महीना आपको पढ़ाई कैसे करनी होगी, जैसा मैं कह रही हूँ। पीपीटीज आपको मिल जाएंगी आफ्टर एवरी क्लास, पीडीएफ पीपीटी के फॉर्म में मिल जाएगा। कंटेंट क्रिस्प बनाने की कोशिश की गई है, पूरी एनसीईआरटी को लेके नहीं छापा है जिससे आपको आप बोर हो, पढ़ ना पाए। आप बहुत इजीली पढ़ पाएंगे, सारे पॉइंट्स टू दी पॉइंट है। चैप्टर को इस तरीके से बनाया गया है कि आपको इंटरेस्ट आएगा, विद हैविंग डायग्राम्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। फर्स्टली वी आर डीलिंग विद दिस चैप्टर ऑफ हेरिडिटी। व्हाई? बिकॉज आपके 5 चैप्टर में आपको वेटेज पता होनी चाहिए, राइट। लाइफ प्रोसेस का वेटेज सबसे कम है आपके 5 चैप्टर में से। सबसे लेंथी चैप्टर लाइफ प्रोसेस है, सबसे कम वेटेज का है, 4 से 5 नंबर में आ रहा है, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस को हम लोग लास्ट में डील करेंगे, सबसे लास्ट का टॉपिक होगा। सबसे पहले हम हेरिडिटी पढ़ेंगे। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं एक दिन में एक चैप्टर को फिनिश कराऊं, तो ऑलमोस्ट 5 क्लासेस चाहिए मुझे 5 चैप्टर को फिनिश करने में। 1 मंथ में आपका चैप्टर कवर हो जाएगा, बिकॉज क्लास आपकी एक ही होगी वीक में, दैट विल बी ऑन मंडे, ठीक है। चलिए, दिस इज माय नेम प्रेजेंटेड बाय अनुपमा मिश्रा, चैप्टर 9 जेनेटिक्स। व्हाट इज जेनेटिक? व्हाट इज जेनेटिक्स? जेनेटिक्स होता क्या है? पहली लाइन, डील्स विद द स्टडी ऑफ, यहाँ पे 2 फैक्टर्स आएंगे। जेनेटिक आपकी 2 चीजों के साथ डील करता है। जस्ट अ मिनट, व्हाई इज इट नॉट वर्किंग? चलिए, एनीवेज, genetics deals with heredity and evolution. Evolution is variation only. Evolution होता है variation, धीरे धीरे small and steady variation, smooth and steady variation को हम evolution बोलते हैं। इतनी छोटी variations जो आपको नजर ना आए, आपको दिखाई ना दे, बहुत ही माइन्यूट लेवल पे वेरिएशन होगा। किस लेवल पे? आपके जीन लेवल पर। मतलब जीन क्या है? आपका सेल है, सेल के अंदर हमारा सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, डीएनए फर्दर जीन से मिलकर के बना होता है। उस लेवल पे जाकर के जब चेंजेस आए, वेरिएशंस आए, उससे इवोल्यूशन कहते हैं।
क्योंकि वो बहुत ही स्लाइट चेंज है, इसलिए आपको नजर नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा अभी ऑल टाइम योर बॉडी इज डूइंग समथिंग, कुछ ना कुछ मैकेनिज्म हो रहा है बॉडी के अंदर, डीएनए में चेंजेस हो रहे हैं, माइट पॉसिबल डीएनए में चेंजेस हो रहे हैं, बट ऐसा नहीं होगा कि 10 दिन बाद या कल सुबह उठ करके आपको मेरी ऑर्गेनिज्म, मतलब मैं जैसी शक्ल है, शरीर है, कुछ अलग नजर आएगा। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इवन 10 दिन बाद क्या, जितना भी मेरा लाइफ स्पैन है 60 ईयर्स का भी है, तो मेरी बॉडी में आपको एज सच कोई चेंज नहीं आएगा। तो फिर चेंज क्या हो रहा है? चेंज ये हो रहा है जीन लेवल पे चेंज हो रहा है। इट माइट पॉसिबल कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन, मेरी नेक्स्ट जनरेशन, फिर उसकी नेक्स्ट जनरेशन, फिर उसकी नेक्स्ट जनरेशन, क्योंकि जीन इज अ वेरी स्मॉल पार्टिकल, वहां पे जब चेंज आ रहा है तो आपकी बॉडी बहुत बड़ी है, आपकी बॉडी मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर के बनी है। तो उस बेसिस पे आने के लिए, उस लेवल पे चेंज देखने के लिए आपको बहुत जनरेशन तक वेट करना पड़ेगा, तब जाकर के कुछ नया फॉर्मेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल यू माइट हैव हर्ड, आपने सुना होगा कि आप चिंपैंजी से आए हैं, हम चिंपैंजी से इवॉल्व होते हुए आए हैं। तो अर्लियर वी वर चिंपैंजीज, और यू कैन से कि चिंपैंजीज हमारे एंसेस्टर्स हैं। अगर आप चिंपैंजी को और हमें देखो तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, दोनों में बहुत डिफरेंस है, सेम नहीं लगते देख करके, लेकिन हम बोल रहे हैं कि हमारे एंसेस्टर्स वर चिंपैंजीज। तो वो कैसे आया और कितना टाइम लगा? बहुत टाइम लगा, बहुत जनरेशंस के बाद वो चेंज आया, जो आप इंसान बने वो चिंपैंजीज हैं, और वो डिफरेंस है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो इवोल्यूशन क्योंकि हमारे टॉपिक का पार्ट नहीं है, हमारे एग्जाम में नहीं आ रहा है, तो वी विल नॉट डील विद दिस टॉपिक, सिर्फ हमको हेरिडिटी देखना है, व्हाट इज हेरिडिटी। लेकिन क्योंकि जेनेटिक्स का दोनों ही पार्ट है, आपकी एनसीईआरटी के अंदर दोनों कॉन्सेप्ट्स थे, अभी ही पिछले साल इसको डिलीट किया गया इवोल्यूशन को, अब सिर्फ हेरिडिटी आ रहा है, तो सिर्फ हम हेरिडिटी पढ़ेंगे। बट जेनेटिक किस चीज के साथ डील करता है, जेनेटिक्स होता क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, वो थोड़ा बताना जरूरी था। तो जेनेटिक क्या होता है बेटा? इट इज अ कॉन्सेप्ट विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, पढ़ना है हमको किसके बारे में? एक तो हेरिडिटी के बारे में, दूसरा इवोल्यूशन के बारे में। हेरिडिटी क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में ट्रेट्स बोलते हैं। कैरेक्टर्स का साइंटिफिक टर्म इज ट्रेट्स। अगर आप अपनी एनसीईआरटी में बोर्ड एग्जाम में कैरेक्टर लिख के ट्रेट मेंशन करेंगे, योर एग्जामिनर, योर टीचर विल बी मोर इम्प्रेसिव कि बच्चे को पता है। बेसिकली हमारा मोटो क्या है? हमको आंसर इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि हमारा जो आंसर चेकिंग करने के लिए बैठे टीचर, उसको समझ में आए कि बच्चे को आंसर पता है, उस बेसिस पे वो नंबर दे। बिकॉज देयर इज नो रिलेशन बिटवीन यू एंड योर टीचर, आपका वो रिलेटिव नहीं है, वो आपको जानता भी नहीं है। जो आपका पेपर चेक करने बैठा है वो आपका स्कूल टीचर नहीं है, ट्यूटर नहीं है, कुछ नहीं है, उसको आपको कुछ नहीं पता। आपके और उसके बीच में एक ही रिलेशन है, आपके आंसर की प्रेजेंटेशन। आपने जिस जिस तरीके से आंसर प्रेजेंट किया होगा, योर टीचर विल डिटेक्ट कि आपने कितना पढ़ा है, और उसी की बेसिस पे वो नंबर देगा। जैसे होता है ना, हम स्कूल लेवल पे होते हैं, तो हो सकता है कि हमारा टीचर, कोई टीचर है जो जिसके हम फेवरेट स्टूडेंट है, तो हमें कभी कभी उसकी थोड़ा सा प्लस पॉइंट मिल जाता है कि टीचर प्रोवाइड, अच्छे स्टूडेंट हैं, अच्छी इमेज बनी हुई है, तो टीचर हमें एक्स्ट्रा मार्क्स प्रोवाइड कर देता है। नहीं भी अच्छी इमेज बनी हुई, टीचर सोचता है हमारे स्कूल का बच्चा, हमारी क्लास का बच्चा, थोड़े लीनियंसी से कॉपी को चेक करिए। बट बोर्ड एग्जाम्स में ऐसा नहीं है, राइट। तो हमें अपने आंसर्स को प्रेजेंट करके उसको इंप्रेस करना है, दैट्स इट। उसके अलावा हमारा उससे पहले उसका कोई रिलेशन नहीं। हम आंसर्स कैसे प्रेजेंट करेंगे? साइंटिफिक टर्म्स को यूज करके, राइट। सो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स को ट्रांसमिट करना है। कैरेक्टर का दूसरा टर्म होता है ट्रेट, फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, इसी को हम हेरिडिटी कहते हैं। हेरिडिटी क्या कॉन्सेप्ट है? बहुत ध्यान से बच्चे, बिकॉज दिस इज योर फर्स्ट क्लास, तो आई नीड टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ अगेन एंड अगेन कि आपको क्लास को कैसे पढ़ना है। अगर आप बस मेरी क्लासेस को सुनोगे भी ना 1.5 घंटे बैठ करके, जितनी देर की भी क्लास होगी, लाइक विल हैव क्लास ऑफ 1 आवर 30 मिनट्स 2 आवर, जितनी देर का भी चैप्टर कवर हो पाए, बस सुन लोगे तो 90% चीजें आई कैन अश्योर कि यही याद हो जाएंगी, ठीक है। और उस 10% कैसे कवर होगा? घर जाकर के तुरंत बाद, जैसे ही चैप्टर खत्म हुआ है, घर जाने के बाद बस अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करना है, उस चैप्टर को एनसीईआरटी से पढ़ डालना है, एनसीईआरटी और पीडीएफ को पढ़ डालना है, एक बार जस्ट रीड करना है। टाइम भी कम लगेगा बिकॉज आप फ्रेश पढ़ के गए होगे। अब वही चैप्टर अगर कल के लिए टालोगे तो फिर टाइम ज्यादा लगेगा। जब आप रीड करोगे तो समझोगे, सोचने की कोशिश करोगे मैम ने क्या पढ़ाया था, ठीक है। तो जैसे चैप्टर खत्म हुआ, नेक्स्ट आफ्टर द चैप्टर आपको उसको रीड कर देना है फ्रॉम एनसीईआरटी एंड 1 रीडिंग फ्रॉम योर पीडीएफ, एंड दैट इज डन फॉर 1 वीक। एक महीने के लिए आपके ब्रेन में कुछ पार्ट स्टोर हो गया, फिर आपको रिविजन करना है मल्टीपल टाइम। दिस इज हाउ यू नीड टू प्रिपेयर फॉर एंटायर 1.5 months।
हेरिडिटी ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर का ट्रांसमिशन या ट्रेड्स का ट्रांसमिशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, इसी को हम हेरिडिटी बोलते हैं। वेरिएशंस को आप छोड़ दीजिए, इवोल्यूशन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। पहले था, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, बट आपके बोर्ड्स में नहीं आ रहा है। अब इसके बेसिस पे दो तरह के होते हैं, क्योंकि हमारा इवोल्यूशन पार्ट नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। गॉड, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। नेक्स्ट, वेरिएशन अगेन एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली इवोल्यूशन के बेसिस पे आया। यहाँ पे देखिए बच्चे, accumulation of variation during reproduction appears during reproduction whenever organisms multiply। अब देखिए हेरिडिटी कैसे होगी, ये तो रिप्रोडक्शन का पार्ट हो गया, ठीक है। वेरिएशन वाला हमें डील ही नहीं करना, हमको क्या करना है, बस हेरिडिटी डील करनी है। ये वाला पार्ट कट हो गया। मेंडल्स एंड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस। नेक्स्ट टॉपिक, एनसीईआरटी है बच्चे आपके पास में, एक एनसीईआरटी है तो खोलिए, अभी नहीं है, ठीक है। जो लोग यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, घर से बैठ करके ले रहे हैं, वो प्लीज इंश्योर करें कि जब भी यहाँ पे क्लास होती है, जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो भी नेक्स्ट क्लास से एनसीईआरटी कैरी करेंगे, ठीक है। एवरीवन विल कैरी एनसीईआरटी, हूसोएवर इज टेकिंग क्लास फ्रॉम ऑनलाइन। मेक श्योर कि आप पढ़ते टाइम एनसीईआरटी आपके बगल में खुली होनी चाहिए, हाथ में पेन या हाइलाइटर होना चाहिए, साथ में पानी की बोतल होनी चाहिए। पानी की बोतल लेते रहो, अपने आप को हाइड्रेट करो एंड पढ़ाई करो मस्त तरीके से। चलो, मेंडल एंड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के बेसिस पे किसने काम किया, साइंटिस्ट, ग्रेट साइंटिस्ट ग्रेगर मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। डेट ऑफ बर्थ आपसे नहीं पूछी जाती है, याद हो जाता है तो वेल एंड गुड, एनसीईआरटी में बिकॉज मेंशन है। जो चीज एनसीईआरटी में हमारी मेंशन है, मेक इट एज, तुम्हें उसे गीता समझना है, गीता समझो, बाइबल, जिस भी आप रिलीजन को फॉलो करते हैं वो समझ करके बस पढ़ जाओ, उसे रट जाओ, बिकॉज एनसीईआरटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग in any of your exam, not only for your board exams, not only for your school exam, even for your competitive exams after your school, it is very important thing। तो एनसीईआरटी शुड बी देयर एवरी टाइम, और वो तो बिल्कुल आपको क्लियर होनी चाहिए, दिमाग में होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जॉन ग्रेगर जॉन मेंडल 1822 टू 1884 तक रहे, एक्सपेरिमेंट हुआ, स्टार्टेड हिज एक्सपेरिमेंट एंड, और किस पे, प्लांट पे। कौन से प्लांट पे, प्लांट ब्रीडिंग को, प्लांट यानी पी प्लांट, पाइसम सटाइवम। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम आप सबको पता होना चाहिए, क्योंकि आप अपनी आंसर्स में उसको मेंशन करेंगे। अगर आप सिंपली पी प्लांट लिखेंगे, गार्डन पी लिखेंगे, तो योर टीचर विल लाइक कि हाँ उसको कॉन्सेप्ट तो पता है बट उसको क्लैरिटी नहीं है एनसीईआरटी के टर्म्स के साथ। तो यू नीड टू मेंशन, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपको चीजें पता है, तो आपको ठीक से उसको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, प्रेजेंटेशन भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने पी प्लांट लिखा तो यू नीड टू राइट देयर पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम पे उनकी एक्सपेरिमेंट हुआ था, क्यों पाइसम सटाइवम को लिया था, ये एक क्वेश्चन बनेगा आगे, क्यों लिया था वो देखेंगे चैप्टर के अंदर। पाइसम सटाइवम की ब्रीडिंग कराई, ब्रीडिंग मतलब पाइसम सटाइवम को लिया और उनको एक साथ मिक्स कराया, नेक्स्ट प्लांट, नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करने के लिए। हाइब्रिडाइजेशन उसी को बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट ब्रीडिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन पे उनका पूरा एक्सपेरिमेंट बेस्ड था। टॉपिक क्वेश्चन बन जाता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल का एक्सपेरिमेंट किस पे बेस्ड था। ग्रेगर जॉन मेंडल का एक्सपेरिमेंट प्लांट की ब्रीडिंग पे बेस्ड था और हाइब्रिडाइजेशन पे बेस्ड था। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू, कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है और प्लांट ब्रीडिंग क्या है, इसको समझना जरूरी है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑल्सो, थोड़ा जूम नहीं था। ग्रेगर जॉन मेंडल 1822 टू 1884 एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, प्लांट ब्रीडिंग और हाइब्रिडाइजेशन मेन इनका मोटो था जो इस पे एक्सपेरिमेंट हुआ। ही प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और अपना पूरा एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को प्रपोज किया। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, लॉज, प्रिंसिपल्स। इनहेरिटेंस का मतलब कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब कैरेक्टर पास ऑन कर रहे हैं तो क्या क्या चीजें पॉसिबल हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज आती हैं। एवरीथिंग हैज सम पॉसिबिलिटी ना, ऐसा नहीं है ना कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हर एक्सपेरिमेंट में है कि जैसा आपने सोचा था बिल्कुल रिजल्ट वैसा ही मिलेगा। नो, रिजल्ट, आपने एक्सपेरिमेंट किया, यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग द एक्सपेरिमेंट।
आप रिस्पॉन्सिबल हैं पढ़ाई करने के लिए, बट बिफोर गिविंग एग्जाम यू कैन नॉट बी श्योर ना कि मैंने पढ़ाया तो आई विल गेट 100%, आई विल गेट 99%. तो ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट इज इन योर हैंड बट रिजल्ट्स आर नॉट इन योर हैंड्स. तो उन्होंने क्या किया, इस पे लॉज निकाले. जब उनका एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया तो ही गॉट टू नो, उन्हें क्या पता चला कि इनहेरिटेंस की लॉ है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में इनहेरिटेंस की लॉज हैं. मेंडल वाज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, और इसीलिए क्योंकि उन्होंने इतने बड़े, बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स थे उनके, इसलिए उनको ये खिताब दिया गया, ये नेम, ये टैग दे दिया गया दैट ही विल बी दी ओनली फादर ऑफ जेनेटिक्स. क्योंकि ये जेनेटिक दोनों चीजों पे बेस्ड था, आपका इनहेरिटेंस जिसको हम पढ़ रहे हैं, जिसको हेरिडिटी का नाम दे रहे हैं, दूसरा इवोल्यूशन, दोनों में उनका इक्वल कंट्रीब्यूशन था, इसीलिए उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है. ठीक है, कई बार एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ से 1 मार्क क्वेश्चन बन जाता है, दैट हु वाज कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स, देयर यू कैन मेंशन ग्रेगर जॉन मेंडल, पूरा विद नेम एंड एवरीथिंग. ठीक है, एक्सपेरिमेंट क्या था, प्लांट सिलेक्टेड बाय मेंडल. पहला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, पॉइंट वाइज पॉइंट लिखने की कोशिश की गई है ताकि आपको एक एक चीज क्लियर हो जाए. मेंडल ने जो प्लांट को सिलेक्ट किया उसका नाम था पाइसम सटाइवम, जिसको हम आम भाषा में गार्डन पी बोलते हैं. मेंडल यूज्ड अ नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स फॉर गार्डन पी. गार्डन पी में नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को मेंडल ने यूज किया. बेसिकली 7 कैरेक्टर्स को मेंडल ने यूज किया था फॉर हिज स्टडी. 7 मेजर कैरेक्टर्स को यूज किया था, लेकिन अगेन आपकी एनसीईआरटी में दोबारा से चेंजेस लाए गए हैं. जैसे आपका इवोल्यूशन टॉपिक को हटा दिया गया, वैसे ही देखने को मिल रहा है थ्रू दी स्टडी ऑफ लास्ट 15 इयर्स क्वेश्चन पेपर. एग्जामिन करने के बाद समझ में आ रहा है कि 7 कैरेक्टर्स की आपकी क्रॉस ब्रीडिंग नहीं आती है. मेजरली 2 से 3 के बेसिस पे आपकी क्रॉस ब्रीडिंग आती है. आगे के टॉपिक्स में हम कवर करेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस. मोनो का मतलब सिंगल, मतलब एक कैरेक्टर को लेकर के आप क्रॉस करा रहे हैं. डाई का मतलब डबल, 2 कैरेक्टर्स को लेकर के आप क्रॉस करा रहे हैं. क्यों क्रॉस करा रहे हैं, अपनी विश के अकॉर्डिंग. आपको डिजायर कैरेक्टरिस्टिक चाहिए. लेट सपोज आपको एक प्लांट चाहिए जो डिजीज फ्री हो, जिसमें कोई बीमारी नहीं होना चाहिए, और वो मटर के दाने, अच्छे मटर के दाने प्रोड्यूस करे, हेल्दी पाइसम सटाइवम को प्रोड्यूस करे. तो ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक आपको एक प्लांट के अंदर चाहिए. और सपोज करो कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है, जो आपने खेती उगाई है, प्लांट की जो खेती उगाई है पाइसम सटाइवम की, उसके अंदर ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि दोनों ही कैरेक्टर एक प्लांट में तुमको नहीं देखने को मिल रहा है. तो तुम क्या करोगे, तुम ब्रीडिंग कराओगे, तुम किसी को क्रॉस कराओगे अपनी विश के अकॉर्डिंग. एक कोई प्लांट ले लिया आपने कि जो कि डिजीज फ्री था, जो प्लांट कभी उसमें कीड़ा लगता ही नहीं है. दूसरा प्लांट लिया जिसके हमेशा ही, कितनी भी जनरेशन आपने चेक किया, हर जनरेशन में उसके जो मटर के दाने थे बड़े हेल्दी आते थे. आपने दोनों को क्रॉस करा दिया. जब आपने दोनों को क्रॉस कराया तो क्योंकि आपने एक टाइम पे 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिए हैं एक प्लांट के अंदर, तो इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं. जब आप 2 कैरेक्टर एक ही प्लांट के अंदर ले रहे हैं तो उसे डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं. दूसरा होता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस. मोनो का मतलब सिंगल, हाइब्रिड मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स. जब आप एक सिंगल कैरेक्टर के बेसिस पे क्रॉस कराते हैं उसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं. यही लिखा हुआ है, डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को उसने लिया. ठीक है, नेक्स्ट. ये रहे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन कौन से कैरेक्टर्स उसने लिया था अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी. टोटली वैसे टोटल 7 कैरेक्टर्स हैं, टोटल 7 कैरेक्टर्स थे, बट आपकी एनसीईआरटी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चंस बन रहे हैं, वो यही 4 हैं. फॉर एग्जांपल सीड का शेप. सीड का शेप कैसा होना चाहिए. अब देखिए बच्चे, पहले आपको ये समझने के लिए समझना होगा कि डोमिनेंट और रिसेसिव फैक्टर क्या होता है. व्हाट इज डोमिनेंट एंड व्हाट इज रिसेसिव. डोमिनेंट एंड रिसेसिव. डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, डोमिनेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता जो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है. सम स्टूडेंट्स हैव दैट कंफ्यूजन. कुछ बच्चे ये मान के चलते हैं कि डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक वो कैरेक्टरिस्टिक है जो ज्यादा प्रेजेंट है, रिसेसिव जो कम प्रेजेंट है. नहीं, बिल्कुल नहीं. ठीक है, यहाँ पे हम समझेंगे पहले डोमिनेंट और रिसेसिव का मतलब. डोमिनेटिंग का मतलब क्या होता है, जो किसी पे हावी हो.
overpowered is the correct term. Overpowered is dominant and recessive is जो नहीं कर पाया, lastly जो फेल हो गया, जो अपने आप को एक्सप्रेस। तो यहाँ पे फेल होने का क्या मतलब है, यहाँ पे फेल होने का मतलब है एक्सप्रेसिव होने से। जो एक्सप्रेस नहीं कर पाया वो रिसेसिव हो गया, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन कर गए, वो डोमिनेंट हो गए। ठीक है, यही दो मेजर डिफरेंस है। सो सीड का शेप, दो पॉसिबिलिटी बनी थी हमारे पास। मेंडल ने जब सारे मटर के दानों को छील के देखा तो उन्होंने देखा कि हमारे पास दो पॉसिबिलिटी आ रही है। कुछ मटर के दाने जो हैं वो एकदम राउंड हैं, दूसरे जो है रिंकल्ड हैं। आपने भी बिल्कुल मटर छीला होगा कभी ना कभी, ठीक है, ऑब्जर्व किया है, वही आप जो मेंडल ने ऑब्जर्व किया वो हम अपने एनवायरनमेंट में अगर आपने देखा है, अगर आप कभी लाइक घर में रहने वाले लोग हैं, मटर के दाने देखे हैं तो सबने ये चीजें देखी होंगी कि मटर जो होता है, मटर का जो अंदर सीड होता है, आइदर इट कुड बी राउंड और इट कुड बी रिंकल्ड, इसके अलावा दूसरा कोई शेप पॉसिबल नहीं है। सो रिंकल्ड वाला हमारा रिसेसिव था, तो हमको ये ट्रेट्स को याद करना पड़ेगा। वी नीड टू रिमेंबर दी ट्रेट्स, प्लीज सिट बच्चे, वी नीड टू रिमेंबर दी ट्रेट्स। वेयर इज अ बुक्स, लेके आओ। वी नीड टू रिमेंबर दी ट्रेट्स कि राउंड जो है वो डोमिनेंट है, बिकॉज वहां पे मेंशन नहीं होगा, आपके एग्जाम में लिखा नहीं होगा कि दिस कैरेक्टर इज डोमिनेंट, दिस इज रिसेसिव। आपको समझना होगा, समझना मतलब याद करके जाना होगा। तो आपको ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स तो पता ही होनी चाहिए कि इसमें से डोमिनेटिंग वाला कौन सा है और रिसेसिव कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल सीड का शेप की बात करें तो राउंड वन इज डोमिनेंट, रिंकल्ड इज रिसेसिव, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। सीड के कलर की बात करें तो जनरली बच्चों को लगता है क्योंकि मटर के दाने हरे होते हैं तो ये डोमिनेटिंग फैक्टर है, जहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बट नहीं, आपको याद करना पड़ेगा कि जो येलो वाला मटर है, येलो वाला जो सीड है वो डोमिनेटिंग है। सो येलो कलर ऑफ द सीड हेयर इज डोमिनेटिंग, वेयर एज ग्रीन कलर ऑफ द सीड हेयर इज रिसेसिव। ठीक है, याद करना पड़ेगा ये। फ्लावर का कलर, अब यहाँ फ्लावर कहाँ से आया, ऑब्वियसली अगर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता है तो आप जो मटर खा रहे हैं, आप जो पी इनटेक कर रहे हैं, दैट इज फ्रूट, फल है ना, फ्रूट है। तो फ्रूट कैसे बनता है, फ्लावर से पहले कभी फ्रूट नहीं बनता। किसी भी पेड़ में, किसी भी ट्री पे, किसी भी प्लांट पे पहले फ्लावर का प्रोडक्शन होता है, उसके बाद ही फ्रूट और सीड का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो फ्लावर था जो प्लांट का, पाइसम सटाइवम यानी पी प्लांट की फ्लावर है, उसकी दो पॉसिबिलिटी है, या तो उसके पे फ्लावर जो होता है वो वायलेट कलर का आता है या व्हाइट कलर का आता है। तो जिसका वायलेट कलर है दैट इज डोमिनेटिंग ट्रेट, वो डोमिनेंट ट्रेट है। अब इसको कैसे याद करेंगे, पहले वाला तुमको याद हो जाएगा बहुत इजीली, सीड का शेप कैसे, भाई राउंड अच्छा लगेगा ना देखने में, रिंकल तो अच्छा नहीं लगेगा, टेढ़ा मेढ़ा हमको अच्छा नहीं लगेगा। तो जो अच्छा लग रहा है देखने में या जो लग रहा है कि ये ज्यादा अच्छा हो सकता है, उसको हम डोमिनेटिंग में डाल देंगे। ठीक है, रिंकल्ड वन क्या है, अच्छा नहीं लगेगा भाई, मटर के दाने पिचके विचके किसको खाने का मन करेगा, तो वो हमारा रिसेसिव ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सीड का कलर येलो, यहाँ पे थोड़ा सा याद करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मेरे को ऑल ऑफ सडन अभी याद नहीं आ रहा है कि कैसे तुम्हें याद कराऊं। येलो इज डोमिनेटिंग वन एंड ग्रीन इज रिसेसिव वन। ठीक है, फ्लावर की कलर की बात करें तो अगेन वॉयलेट कलर इज योर डोमिनेटिंग। कलरफुल चीज ज्यादा अच्छी लगती है ना एज कम्पेयर टू व्हाइट, हालांकि white and black is also good, like my favorite color is white and black only, I like white and black, but violet कलरफुल है, व्हाइट थोड़ा फीका हो गया। तो हम वी विल कंसिडर दिस, अभी याद करने के लिए बस हम ये ट्रिक्स यूज करेंगे कि व्हाइट इज इन रिसेसिव फॉर्म, वॉयलेट इज इन डोमिनेंट, डोमिनेंट कैरेक्टर है इसका। पॉड का शेप लास्ट है, कॉन्स्ट्रिक्टेड एंड फुल। कॉन्स्ट्रिक्टेड का मतलब इस तरीके का, ये वाला आपका आएगा। कॉन्स्ट्रिक्टेड का मतलब जो रेगुलर ना हो, जो आपने छीला होगा मटर का दान वो निकालने के लिए, सीड निकालने के लिए पहले आपको वो कवर हटाना पड़ता है, तो कुछ कवर्स होते हैं कॉन्स्ट्रिक्टेड होते हैं, उबड़ खाबड़ होती है, तो कॉन्स्ट्रिक्टेड इज रिसेसिव वन। जो इन्फ्लेटेड है, इन्फ्लेटेड या फिर फुल, आप दोनों में से कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, जो एकदम फाइन है, जिसकी लाइनिंग बहुत फाइन है, नॉर्मल है, वो उसको हम लोग डोमिनेंट के अंदर डालेंगे। ठीक है, तो ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद अगर हो गई तो आगे मूव करते हैं। मेंडल का एक्सपेरिमेंट में मटेरियल क्या क्या यूज हुआ था उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जो हमने ऊपर देखा है। फॉर एग्जाम्पल मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, ही चोज गार्डन पी। सबसे पहले उन्होंने क्या यूज किया, गार्डन पी को यूज किया अपने एक्सपेरिमेंट में, जिसका साइंटिफिक नेम इज पाइसम सटाइवम। बार बार रिपीटेडली रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको क्लास में ही 90% चीजें याद हो जाए, तो ध्यान से सुनोगे हो जाएगा, बहुत एफर्ट्स लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं।
एज हिज एक्सपेरिमेंटल मटेरियल बिकॉज क्वेश्चन यहां से बनता है। मेजर सेक्शन जहां से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है वो ये है कि क्वेश्चन यहां से बनेगा। क्वेश्चन बनता किस तरह से है बच्चे? पेन लेट्स टेक अ पिंक कलर। यहां से क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। वेट, यहां से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है। मेंडल ने ये चूज तो किया, मेंडल ने चूज तो किया, बट ये मेंडल ने चूज किया क्यों? कोई बताएगा? मेंडल ने पाइसम सटाइवम को ही क्यों चूज किया? एग्जैक्टली, क्योंकि उसके बहुत सारे रीजंस है, इसके बहुत सारे रीजंस है इसके क्यों उन्होंने पाइसम सटाइवम को ही चूज किया। बेसिकली ये 4 मेजर रीजंस हैं। तो क्वेश्चन यहां से बनता है, क्वेश्चन यहां से 3 मार्क्स में आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो आप यहां से ध्यान में रखेंगे क्वेश्चन क्यों लिया, ये बनता है अवेलेबिलिटी ऑफ डिटैचेबल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स ऑफ सेवरल कैरेक्टर्स, यानी एक ही प्लांट के अंदर 7 डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स देखना और किसी प्लांट में पॉसिबल नहीं था। टिल दैट डेट उन्हें जो ऑब्जर्वेशन हो रही थी उस हिसाब से 7 कैरेक्टर्स को देखना एक सिंगल प्लांट में, दैट वाज नॉट पॉसिबल, दैट वाज ओनली पॉसिबल इन पाइसम सटाइवम। तो एक तो मेजर रीजन ये हो गया भाई, 7 कैरेक्टरिस्टिक पे एक्सपेरिमेंट हो सकता था एक प्लांट को लेकर के, एक रीजन था। दूसरा, शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ प्लांट, प्लांट का जो लाइफ स्पैन है वो बहुत शॉर्ट होता है। लाइफ स्पैन का मतलब यहाँ से क्या है? रिप्रोड्यूसिंग पावर का मतलब है, यानी वो जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस कर पाता है। ऐसा नहीं कि प्लांट को ग्रो कराने बैठे तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन आने में 1 साल लग गया, ऐसा नहीं है। बहुत जल्दी जल्दी ग्रो कर पाता है और बहुत नंबर में प्रोड्यूस करता है एक साथ, इसीलिए इसका रीजन था पाइसम सटाइवम चूज करना। थर्ड, normally allows self pollination but cross pollination can also be carried out, यानी जनरली इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो जाती है। अब सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन होता क्या है, पहले तो ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है बच्चे, अपने आप जब एक सिंगल प्लांट के अंदर पॉलन ग्रेन, यानी पॉलन ग्रेन इज योर व्हाट? मेल गैमीट। मेल गैमीट, फीमेल गैमीट के लिए आपको क्या चाहिए? ओव्यूल एंड ओवरी चाहिए। जब एक सिंगल बॉडी के अंदर, एक सिंगल फ्लावर के अंदर आपका मेल पार्ट भी प्रेजेंट है, फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है, तो उसमें अपने आप फर्टिलाइजेशन हो जाती है, उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन से पहले पॉलिनेशन होगी। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? Transfer of pollen grains from anther to stigma is known as pollination. I hope कि इतना आप पढ़ के आए हैं, क्लास 8वीं सब पढ़ के ही आए होंगे, तभी 10वीं में पहुंचे होंगे, राइट। एंड 8th स्टैंडर्ड में फर्स्ट टाइम पॉलिनेशन की डेफिनेशन आती है, राइट। फर्टिलाइजेशन भी पहली बार आता है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमीट, मेल गैमीट विच इज पॉलन ग्रेन, फीमेल गैमीट यानी ओवा, ठीक है, दोनों का फ्यूजन कराना हमारा फर्टिलाइजेशन होता है। तो अगर एक ही फ्लावर में दोनों पार्ट्स प्रेजेंट है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अपने आप मैच्योर करेंगे, पॉलन ग्रेन पहुंच जाएगा उड़ करके एंथर से स्टिग्मा के ऊपर, पॉलन ट्यूब बन जाएगा और फॉर्मेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। तो ज्यादातर इसमें क्या होती है? सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन नहीं है, वो भी पॉसिबल है। इसीलिए इस प्लांट का तीसरा रीजन क्यों हमने इसको चूज किया। फोर्थ रीजन इज लार्ज नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस। जैसे मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले बोला था कि इसका जो प्रोडक्शन है सीड्स का वो बहुत ज्यादा है, तो ज्यादा सीड्स प्रोड्यूस होंगे, ज्यादा पॉसिबिलिटी है, ज्यादा ऑप्शंस है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, वही चाहिए था मेंडल को। ये 4 रीजंस है, बेसिक रीजन जिसकी वजह से मेंडल हैज चोजन प्लांट पाइसम सटाइवम। ठीक है, नेक्स्ट, मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस, व्हाट इज इट? ट्रेड मतलब किस तरीके से लेना है बेटा? आपको डोमिनेंट और रिसेसिव को लेना है। मोनो का मतलब होता है सिंगल। जब आप किसी भी एक सिंगल ट्रेड को इसमें से ले लो, लेट सपोज आपने लिया कि मुझे सीड के शेप को कंबाइन कराना है, तो सीड के शेप को कंबाइन कराने के लिए आपको दोनों लेना पड़ेगा राउंड और एंकल, दो कैरेक्टरिस्टिक को लेना पड़ेगा। ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, मतलब आप एक को लेकर के नहीं क्रॉस करा सकते हो। सीड शेप का मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक है, उसमें आपके साथ में दोनों आएंगे,
मतलब थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल वे में सोचो, रटने के पॉइंट ऑफ व्यू से मत समझो। अगर आप किसी प्लांट को दे रहे हो और आपको कंबाइन कराना है, दो प्लांट को कंबाइन कराना है, आपने बोला कि मुझे नेक्स्ट, अभी मेरा फोकस जो है कंबाइन कराने का वो सीड के शेप पे है, ठीक है। आपने दो प्लांट लिया जिसमें कि एक का जो सीड का शेप था वो राउंड था, दूसरे का जो सीड का शेप था वो रिंकल था। अब दोनों का आपने हाइब्रिडाइजेशन कराया, बाहर ब्रीडिंग कराई, ठीक है। तो उस प्रोसेस को मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस की अगर डेफिनेशन आपसे पूछी जाए, आपसे पूछ लेगा एग्जामिनर व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो आप क्या लिखेंगे? आपको लिखना होगा क्रॉस बिटवीन टू पी प्लांट्स, दो पी प्लांट को क्रॉस कराया विद वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। वन पेयर बनाना, ये दिस इज वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। बेटा आपको अपनी लैंग्वेज बहुत क्लियर रखनी है एग्जाम में, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं बट आपकी प्रेजेंटेशन, अगेन बार बार बोल रही हूँ, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है बट आपकी प्रेजेंटेशन में दिक्कत है, आप प्रेजेंट नहीं कर पाते अपने आंसर्स को, या आप लिख नहीं पाते, आपकी लैंग्वेज खराब है, लैंग्वेज फॉर्मेशन में प्रॉब्लम है, आंसर फॉर्मेशन में प्रॉब्लम है, नंबर नहीं गेन कर पाएंगे, ठीक है। तो प्रॉपर लिखना है क्रॉस बिटवीन टू पी प्लांट्स विद वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। फॉर एग्जाम्पल क्रॉस बिटवीन अ टॉल एंड अ डॉर्फ प्लांट। यानी यहाँ पे किस चीज की बात की गई है? हाइट की बात की गई है, प्लांट के हाइट की बात की गई है। अब ये तो मैम आपके 4 बॉक्स में गिवन से बाहर की बात हो गई। हाँ बिल्कुल, क्योंकि 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, आपको सातों के सातों पढ़ने हैं जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। पॉसिबिलिटी 3 से 4 की है कि यहाँ पे क्रॉस आ सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो 4 से बाहर नहीं आ सकता। इसलिए आपको 7 के 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के पेयर याद होने चाहिए। हाइट की अगर बात करें, प्लांट की हाइट की तो दो उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स पॉसिबल है, मतलब बीच की मीडियम हाइट वाला प्लांट मिला ही नहीं था। जब उसने पाइसम सटाइवम को क्रॉस कराया मेंडल ने, तो उसको बीच का कोई प्लांट नहीं मिला, मीडियम हाइट का कोई प्लांट नहीं मिला उसको, या तो सारे प्लांट्स टॉल मिले या उसे डॉर्फ मिले। डॉर्फ वाज रिसेसिव, डॉर्फ रिसेसिव प्लांट था, और डोमिनेटिंग प्लांट वाज टॉलनेस, यानी जो टॉल प्लांट थे वो डोमिनेंट थे, ठीक है। नेक्स्ट मोनोहाइब्रिड क्रॉस को यहां से समझेंगे। टॉपिक अब स्टार्ट हुआ, मेजर टॉपिक समझने वाला। क्यों? क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेगा, मतलब ये वाला जो टॉपिक है वो बच्चों को समझने में दिक्कत आती है। What's wrong with this board? ये टॉपिक को समझने में प्रॉब्लम आती है बच्चों के साथ। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये टॉपिक बेटा इस चैप्टर में ना, पूरे चैप्टर में अगर मैं आपसे बोलूं कि कुछ है तो दो ही टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है। एक डाइहाइब्रिड क्रॉस समझ लो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझ लो। समझने का मतलब आपको वो निकालना आ जाना चाहिए, उसकी फिनोटिपिक रेशियो पता होनी चाहिए, जीनोटिपिक रेशियो पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। याद होने का मतलब ये है कि रटी हुई नहीं होनी चाहिए, याद इस पॉइंट ऑफ व्यू से होनी चाहिए कि जब आप क्रॉस करके निकालो तो आप क्रॉस चेक कर पाओ, जैसे हम मैथ्स में करते हैं ना, अपने आंसर्स को चेक कर पा रहे हैं वापस मल्टीप्लीकेशन करके कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। वैसे ही बायोलॉजी के अंदर आपको फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो इस वजह से याद होनी चाहिए कि आप जब क्रॉस करो तो आपको पता रहे, अगर दिख रहा है आपकी वैल्यू 3:1 का रेशियो आ रही है, फिनोटाइपिक रेशियो अगर आपका 3:1 आ रहा है, इसका मतलब आपका आंसर करेक्ट है, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपको 5 नंबर मिल गए। क्योंकि इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन बनेगा, अगर कोई इस टॉपिक से क्वेश्चन बनाएगा, इस चैप्टर से बनाएगा, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन बना सकता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर, ठीक है। कैसे करेंगे इसको समझेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस सिंगल कैरेक्टरिस्टिक को लिया है हमने, लेना है पेरेंट जनरेशन। लेट्स सपोज आपने टॉल प्लांट को लिया, ठीक है, एक टॉल प्लांट लिया क्योंकि टॉल प्लांट कैसा था? डोमिनेटिंग प्लांट था। दूसरा आपने डॉर्फ प्लांट को लिया, यानी रिसेसिव प्लांट को लिया। आपको एक टॉल लेना है, आपको एक डोमिनेंट लेना है, एक रिसेसिव लेना है क्रॉस कराते टाइम, क्योंकि हमें कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक चाहिए नेक्स्ट जनरेशन में चेक करने के लिए कि पास क्या हो रहा है। यही तो चेक करना है ना, यही तो पर्पस है ना हेरिडिटी का। हेरिडिटी का मतलब है पासिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, यही तो चेक करना है हमको। तो हमने पेरेंट जनरेशन में, मतलब पेरेंट में क्या लिया? एक टॉल प्लांट को ले लिया, दूसरा डॉर्फ प्लांट को ले लिया, इनके बीच में क्रॉस कराना हमने बीच में क्रॉस साइन से डिनोट किया। इसके बाद क्या बनता है? जीन बनता है, ठीक है। जीन का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था, क्रोमोसोम्स मल्टीपल जीन का ही फॉर्मेशन है। सेंटर में, आप सेल के सेंटर में
क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट है। डीएनए किससे मिलके बना है? जीन से मिलकर के बना है। तो पहले जो टॉल प्लांट को डिनोट कर रहा है जो जीन, वो कैसा जीन होगा? एलिलिक फॉर्म में कुछ जीन प्रेजेंट होगा, इसको बेटा अलील्स बोलते हैं, पेयर ऑफ अलील्स बोलते हैं, जो एक जीन बनाता है, इसीलिए लिखा है यहाँ पे एलिलिक पेयर ऑफ जीन्स। इसको मिला करके जीन बोलते हैं, बट इसको सेपरेट कर दोगे तो ये अलील्स कहलाते हैं। यानी इन शॉर्ट हम ये समझ सकते हैं कि जब एलील्स मिलते हैं तो जीन बनाते हैं, जब जीन्स मिलते हैं तो क्रोमोसोम बनाते हैं, क्रोमोसोम मिलते हैं तो डीएनए बनाता है। ठीक है, तो हमारे टॉल प्लांट को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन से पेयर ऑफ एलील्स का यूज किया गया है? टी, यानी कैपिटल टी, कैपिटल टी। आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि डोमिनेटिंग कैरेक्टरिस्टिक को दिखाने के लिए हमेशा कैपिटल टर्म यूज किया जाएगा, और रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक को दिखाने के लिए अगर वो प्योर लाइन है, मतलब होमोजाइगस है, यानी रिसेसिव कैरेक्टर जब होमोजाइगस है तो उसको स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है, पहली बात। दूसरा मेन पॉइंट तुमको क्या ध्यान में रखना है कि जब भी आप किसी भी कैरेक्टरिस्टिक को दिखाओगे, लेट सपोज कि आप दिखा रहे हो टॉलनेस एंड डॉर्फनेस, तो टॉल को दिखाने के लिए हम कैपिटल टी और डॉर्फ को दिखाने के लिए हम डी का यूज नहीं करते हैं। हमारे कैरेक्टरिस्टिक यानी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक को दिखाने के लिए सेम ही अल्फाबेट्स का यूज किया जाता है। अगर आप टॉलनेस को टी से दिखा रहे हैं तो आपको डॉर्फनेस को स्मॉल टी से दिखाना होगा रादर ऑफ डी। तो बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं कि जिस लेटर से वो स्टार्ट हो रहा है उसका पहला अल्फाबेट से हम दिखा देते, वो गलत है। स्टार्टिंग में आपने गलत कर दिया, फिर आगे का तो रिजल्ट गलत ही निकलेगा, पूरे क्रॉस करके आपको 0 ही मिलेगा उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ठीक है, तो एलिलिक पेयर को आपने टी से दिखाया, हमेशा एलिलिक पेयर में ही एग्जिस्ट करेगा, अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी टॉल प्लांट को आपने कैपिटल टी से दिखाया, डॉर्फनेस को आपको स्मॉल टी से दिखाना होगा। नेक्स्ट, अब इसके बाद बनते हैं आपके गैमीट्स। कभी भी एलील्स कभी भी क्या मिल रहे हैं, फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या पास में आ रहा है? गैमीट बन रहा है ना, गैमीट ही तो मिलकर के जाइगोट का फॉर्मेशन कर रहा है ना। मेल पार्ट से गैमीट आया, फीमेल पार्ट से गैमीट आया, फ्यूजन हुआ, फ्यूजन के प्रोसेस को हमने फर्टिलाइजेशन बोला और आगे प्रोसेस चला, जाइगोट बना। तो सबसे पहले क्या बनने की जरूरत है? गैमीट बनने की जरूरत है। गैमीट कैसे बनेगा? गैमीट बनता है, यही एलील सेपरेट हो जाते हैं तो गैमीट्स बनाते हैं। यानी ये कैपिटल टी दो गैमीट का फॉर्मेशन करेगा। कैपिटल टी, एक कैपिटल टी अलग हो जाएगा, एक गैमीट, दूसरा कैपिटल, दूसरा गैमीट। फिर अगेन स्मॉल टी दूसरा प्लांट था, डॉर्फ प्लांट था, इससे भी दो गैमीट का फॉर्मेशन होगा, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। यहां तक आई होप आप सब लोगों को क्लियर होगा। मैं बहुत अच्छे से, बहुत आराम से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, अपना बेस्ट दे रही हूँ। लेट्स सी कितना क्लियर हो रहा है। नाउ अब इस गैमीट के बाद क्या होगा बेटा? गैमीट का फॉर्मेशन हो गया, नेक्स्ट जनरेशन क्या होती है? गैमीट जब आकर के मिल जाते हैं तो हमारा जनरेशन प्रोड्यूस हो जाती है, वही यहाँ पर होगा। इसमें से क्योंकि ये सेम है, गैमीट सेम है, तो नेक्स्ट जनरेशन में पास क्या करता है? 50%। हम मान के चलते हैं कि 50% एक पेरेंट से, 50% दूसरे पेरेंट से, यानी 50% कैरेक्टरिस्टिक आपके फादर की है, 50% आपके मदर की है। अब आप बोलोगे नहीं मैम ऐसा तो नहीं होता, हम ऐसा तो नहीं दिखते कि आधा हम अपने पापा जैसे हैं, आधा आप मम्मी जैसे हैं। आपके अंदर अपनी जेनेटिक चेंजेस भी हैं, क्योंकि आप सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। आपके अंदर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, इसमें भी दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं। इसी को हम लोग म्यूटेशन बोलते हैं, इसी को इवोल्यूशन बोलते हैं। अपने भी जब चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं उसको इवोल्यूशन बोला जाता है। इसीलिए आपकी हाफ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे नहीं बटी हुई है, बट मेजरली ऐसा ही माना जाता है जेनेटिक लेवल से कि 50% आपका आपके फादर से ट्रांसफर हुआ है, 50% आपका आपकी मदर से ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, सो हमने वही किया, क्योंकि ये दोनों एक कैपिटल टी से डिनोट कर रहे थे तो हमने एक ही लिया, इसमें से कैपिटल टी को एक लेंगे, और इधर भी हमारा दोनों सेम गैमीट बन रहा था स्मॉल टी, तो यहाँ से एक स्मॉल टी ले लेंगे। इस तरीके से आपका F1 जनरेशन प्रोड्यूस हो गया। फाइनली F1 जनरेशन इज प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे लिखा है जिसको हम लोग फर्स्ट फिलिनियल जनरेशन बोलते हैं। F1 जनरेशन क्या है बेटा? मेंडल के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, मेंडल की लैंग्वेज में ये फर्स्ट फिलिनियल जनरेशन है जो प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ देखो बेटा, जब F1 जनरेशन आई, F1 जनरेशन का मतलब क्या है पहले प्रैक्टिकल व्यू में समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप सिर्फ प्लांट के बेसिस से सोचेंगे ना कि प्लांट रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो नहीं समझ में आएगा। एनिमल के बेसिस से जब सोचेंगे ना, जब हम ह्यूमन बींग्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं
उस बेसिस इसको रिलेट करने की कोशिश करेंगे, तभी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। F1 जनरेशन में प्लांट, बहुत सारे प्लांट मिले मेंडल को, ठीक है, उसने रिप्रोड्यूस कराया, पहले पेरेंट जनरेशन को रिप्रोड्यूस कराया, फर्टिलाइज कराया, और F1 जनरेशन में उसे बहुत सारे पी प्लांट मिले, लेकिन उसे एक बहुत अजीब सी चीज देखने को मिली। पेरेंट जनरेशन में उसने टॉल प्लांट लिया था 50%, कुछ टॉल प्लांट था, मतलब एक टॉल प्लांट एक डॉर्फ प्लांट लिया, लेकिन जब उसे F1 जनरेशन उसने देखा तो उसमें उसे सारे के सारे टॉल प्लांट मिले, ठीक है। अब टॉल को कैसे समझेंगे, इसके लिए मैं एक स्लाइड ऐड करना चाहती थी, यहां से लैपटॉप इसमें थोड़ा दिक्कत है। सो F1 जनरेशन, फिलीलियल जनरेशन ये है, ठीक है। इसके बेसिस पे पहले हम ये समझेंगे कि है क्या बेटा। देखो, जब ये कैपिटल टी ये क्या होता है, टॉल। अगर आपका कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया तो ये भी है टॉल। आई होप आप लोगों को ये पता है, ठीक है। स्मॉल टी आया तो ये है डॉर्फ, ठीक है। और स्मॉल टी कैपिटल टी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, ये और ये सेम ही है, तो अगेन ये टॉल ही है। कभी भी हम लोग रिसेसिव कैरेक्टर के एलील को पहले डिनोट नहीं करते हैं, ये गलत मेथड है, ठीक है। तो आप ये चीज समझ के चलेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि पॉसिबिलिटी हमारी यही तीनों की है, हमारी पॉसिबिलिटी सिर्फ ये तीन है, ये तीन हो सकते हैं, या तो कैपिटल टी होगा उसे टॉल बोलेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है वो भी टॉल होगा। अगर एक भी पेयर के अंदर एक भी कैपिटल आ गया, डोमिनेटिंग कैरेक्टरिस्टिक आ गया, तो वो फिनोटिपिकली, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक का मतलब समझिए, फिनोटाइप मतलब फिजिकल कैरेक्टर, मतलब देखने में वो प्लांट कैसा है, देखने में वो ऑर्गेनिज्म कैसा है, उसे फिनोटाइप बोलते हैं। जीनोटाइप जिसको आप देख नहीं सकते, जीन लेवल की बात हो रही है, जीनोटाइप मतलब ये सब कैरेक्टरिस्टिक किस तरह से दिख रही है, जीनोटाइप है। फिनोटाइप का मतलब फिजिकली कैसे दिख रहा है। तो कैपिटल टी वाला प्लांट जिसका जीनोटाइप कैपिटल टी है, वो हमेशा प्लांट टॉल दिखेगा, टॉल, हाइट लंबी दिखेगी। जिस भी प्लांट का जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टाइप टी है, वो प्लांट हमेशा टॉल दिखेगा, लंबा दिखेगा। जिस प्लांट का जीनोटाइप स्मॉल टी है, वो प्लांट हमेशा डॉर्फ दिखेगा, छोटा बौना दिखेगा, ठीक है। दो प्लांट को उसने लिया था जो पूरी तरीके से टॉल था, यानी उसका जब जीन लेवल पे आपने देखा, जीन लेवल पे भी वो होमोजाइगस टॉल था और होमोजाइगस डॉर्फ था। होमो का मतलब क्या होता है, सिमिलर, जाइगस का मतलब कैरेक्टरिस्टिक, यानी जब उसकी, इसमें कोई मिक्सिंग नहीं है ना, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी है बट यहाँ पे कोई मिक्सिंग नहीं है, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको कहते हैं होमोजाइगस टॉल, होमोजाइगस डॉर्फ। जब उसने होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस डॉर्फ को लिया, तब भी रिजल्ट में F1 जनरेशन में उसे हेटेरोजाइगस टॉल दिखा। सारे प्लांट्स उसको देखने में तो टॉल लग रहे थे, बट जब उसने जीन लेवल पे स्टडी की तो उसे दिखा कि यार ये दोनों कंबाइन तो किए हैं, मतलब आए तो है, कैरेक्टरिस्टिक पास तो हुई है जनरेशन में कैरेक्टरिस्टिक पास हुई है, इनका जीन भी पास हुआ है क्योंकि अंदर दिख रहा है जीन, लेकिन ऊपर से देखने में सबके सब टॉल है। ये कैसी गड़बड़ हो गई भाई, ये तो कुछ समझ में नहीं आया। इस चीज को फर्दर समझने के लिए उसने सेल्फिंग कराई। सेल्फिंग का मतलब क्या है, आम भाषा में, नॉर्मल भाषा में अगर आप समझें तो सेम जनरेशन को आपस में रिप्रोड्यूस करा देना, उसे सेल्फिंग कहते हैं। एक जनरेशन प्रोड्यूस हुई, ठीक है, आम भाषा में आप ये कह सकते हैं भाई बहन का रिप्रोडक्शन, नॉर्मल सेम जनरेशन में प्रोड्यूस हुए, बहुत सारे प्लांट प्रोड्यूस हुए, उनके बीच में इसने फर्दर ब्रीडिंग करा दी, इस चीज को समझने के लिए कि ये कॉन्सेप्ट कैसे पास ऑन हुआ। इसी की वजह से सेल्फिंग के बाद हमारा क्या बना, F2 जनरेशन, यानी फिलीलियल। फर्स्ट था अप टू F2 मतलब सेकेंड फिलीलियल जनरेशन प्रोड्यूस हुई, ठीक है। यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कराया। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब सेम प्लांट्स को आपस में प्रोड्यूस करा दिया, सेम जनरेशन वाले के। अब जितने भी सेम जनरेशन वाले थे वो कैसे बनेंगे, जीनोटिपिकली वो इस तरीके के होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, उनका सबके अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी था, देखने में वो सबके सब टॉल थे, लेकिन अंदर उनका जीनोटिपिक रेशियो कैसा था, कैपिटल टी स्मॉल टी का। अब क्योंकि सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसको मान के चल रहे थे कि पेरेंट प्लांट है, F2 जनरेशन का ये पेरेंट है दोनों, ठीक है। अभी क्या बनेगा पेरेंट के बाद,
सबसे पहले तो इनके गैमीट्स बन जाएंगे। गैमीट्स कैसे बन रहे थे भाई, ये सब अलग हो जा रहे थे, गैमीट्स बन जा रहे थे। तो यहाँ पे भी इस तरीके से हमने अलग किया था, यही आपको अपनी कॉपी में दिखाना है। ये पूरा क्रॉस आपका 5 मार्क में क्वेश्चन में आएगा, इसी तरीके से आपको शो करना है, ठीक है। तो कैपिटल टी यहाँ आ गया, स्मॉल टी आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। इस तरीके से ये अलग हो गए F2 जनरेशन में हमको दिखाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या था बेटा, सेम सेम थे, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ा, एक को ही लिया हमने, इसमें से एक कैपिटल टी उठा लिया, इधर से स्मॉल टी उठा लिया, मिलाकर के एक जनरेशन बना दी। लेकिन यहाँ पे गैमीट में आपको क्या दिख रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो अब आप ऐसे नहीं कंबाइन करा सकते किसी का किसी के साथ। इसके लिए, इस प्रोसेस को इजी बनाने के लिए हमने सहारा लिया पुनेट स्क्वायर का। इसका नाम है पुनेट स्क्वायर। इसके लिए हमने पुनेट स्क्वायर की हेल्प ली। पुनेट स्क्वायर क्या कहता है, पुनेट स्क्वायर से बहुत ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। पुनेट एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने एक स्क्वायर बनाया, तो अपने नाम पे उसने स्क्वायर का नाम रख दिया पुनेट स्क्वायर। उसमें उसने क्या किया, क्योंकि गैमीट कैसे बने हैं बेटा, 4 तरह के गैमीट बने हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या था, देखो आप, सेम सेम बन रहे थे, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, इसलिए हमने एक एक को ले लिया पास कराने के लिए। यहाँ पे सब अलग अलग बन रहे थे, इसलिए हमें स्क्वायर की मदद लेनी पड़ी। लेट सपोज हमने मान लिया कि इधर वाले मेल हो गए, इधर वाले फीमेल हो गए। हालांकि प्लांट में क्या मेल और फीमेल, ठीक है, होता तो है उसमें भी मेल और फीमेल, लेकिन आप हायर क्लासेस में समझेंगे। व्हेन यू एंटर इन क्लास 12 और अगर बायो लेना है, बायो लोगे तब समझ में आएगा कि वहां पे मेल और फीमेल क्या होता है। थोड़ा बहुत तो अभी भी जानते ही हो, पिस्टल, एंथर, पॉलन, ये मेल और फीमेल की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो यहाँ पे हमने ले लिया कैपिटल टी स्मॉल टी, एक कैपिटल टी स्मॉल टी ऊपर लिख लिया, दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी नीचे लिख लिया, और अब बनाएंगे हम ऑर्गेनिज्म। तो क्या पॉसिबिलिटी बनी बेटा, कैपिटल टी एक बार कंबाइन करेगा तो पहला प्लांट होगा कैपिटल टी, जिसको देखने में कैसा होगा, टॉल होगा। फिर ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बना देगा, अगेन टॉल, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल ही होता है। फिर ये कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ कंबाइन करेगा, फिर बना देगा टॉल। ये स्मॉल टी के साथ कंबाइन करेगा और डॉर्फ बना देगा। तो यानी इस बार जब सेकेंड जनरेशन प्रोड्यूस हुई तो उसको क्या देखने को मिला कि इसमें से, इस 100 में से 3 यानी 75% कैसे प्लांट थे, टॉल प्लांट थे। 25% कैसे प्लांट थे, डॉर्फ प्लांट थे। इसीलिए क्योंकि ये 3 कैसे हैं, फिनोटिपिकली तीनों सेम है देखने में, इसलिए जब हमने इसकी फिनोटिपिक रेशियो निकाली, हमने नहीं, मेंडल ने जब उसकी फिनोटिपिक रेशियो निकाली तो उसने कंक्लूड किया कि उसकी रेशियो कितनी है, 3:1। फिनोटिपिक रेशियो समझ में आ रही है, ये तीनों प्लांट देखने में टॉल है तो तीनों एक जगह कर दिया, एक अलग है डॉर्फ है, 3:1 उसका फिनोटिपिक रेशियो हो गया। टॉल और डॉर्फ का 3 टॉल 1 डॉर्फ। जब उसने जीनोटिपिक रेशियो की बात की तो जीनोटिपिक रेशियो कैसा था, जीनोटिपिक रेशियो कैसे था, 1:2:1। जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 कैसे आ रहा है, समझिए इसको, 1:2:1 कैसे आ रहा है ये, 1 कैपिटल टी 2 कैपिटल टी स्मॉल टी। जीनोटिपिक रेशियो में जब उसने जीन लेवल पे जाकर के देखा, कैपिटल टी स्मॉल टी का रेशियो 2 था एंड स्मॉल टी का रेशियो 1 था। सो जीनोटिपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का 1:2:1 एंड फिनोटिपिक रेशियो इज 3:1। आई होप इतना क्लियर हो गया है। देखिए अब हम लोग 3 देख रहे हैं। पॉड का कलर ग्रीन कलर इज डोमिनेटिंग, जो इस साइड है आपका डोमिनेटिंग कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है, दिस इज रिसेसिव 1। डोमिनेटिंग इज ग्रीन कलर, जब आपका पॉड का कलर ग्रीन हो दैट इज डोमिनेटिंग। अगर येलो हो गया हो, मटर का छिलका अगर येलो हो गया है तो वो आपका रिसेसिव कैरेक्टर है। फ्लावर की पोजीशन, अगर फ्लावर एक्सियल पर है, एक्सियल का मतलब होता है टॉप ऑफ योर प्लांट, दिस इज योर प्लांट, प्लांट के टॉप पे अगर प्रेजेंट है कोई भी फ्लावर तो वो डोमिनेटिंग फ्लावर है। अगर वो टर्मिनल है लेकिन यानी फ्लावर का साइड में टर्म्स पे प्रेजेंट है तो यानी वो क्या है, रिसेसिव प्लांट है, रिसेसिव फ्लावर है। हाइट की बात करें तो टॉलनेस डिनोट योर डोमिनेटिंग कैरेक्टर, डॉर्फनेस डिनोट योर रिसेसिव कैरेक्टर, ठीक है। ओके नेक्स्ट, बहुत गड़बड़ है जूम आउट जूम इन में। चलिए यहाँ पे मैंने जो पीछे की साइड में दिखाया था वही वाला वापस से
समझाया था जो, उसको अपनी पीडीएफ में, पीपीटी में डाला है। यानी देखो, कैपिटल टी का मतलब क्या हुआ, ऑलरेडी मैं समझा चुकी हूँ, बोथ डोमिनेटिंग ट्रेट है। स्मॉल टी बोथ रिसेसिव अलील्स हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, प्योर या फिर होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस मतलब जब कंडीशन सेम हो, गैमीट सेम, अलील सेम हो। यहाँ पे भी क्या है, वन डोमिनेंट वन रिसेसिव, लेकिन एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, लेकिन क्योंकि डोमिनेंट एक भी प्रेजेंट हो तो वो डोमिनेट कर जाता है, इसलिए इसका जो प्लांट होगा वो हमेशा टॉल ही दिखेगा। अंदर से जेनेटिक मटेरियल इसका कंबाइंड फॉर्म में है, लेकिन जो प्लांट होगा वो हमेशा आपको टॉल दिखेगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हेट्रोजाइगस कंडीशन, यानी हाइब्रिड कंडीशन है। प्लांट टॉल है लेकिन ये कंडीशन कैसी है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है, ठीक है। इसका फेनोटाइपिक रेशियो हम देख चुके हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 3:1 आया था, जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 आया था। फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस, टॉल या फिर शॉर्ट, देखने में कैसा है। जीनोटाइप का मतलब होता है जेनेटिक मेकअप, उसका जेनेटिक मेकअप कैसा है, वो होमोजाइगस टॉल है या हेटेरोजाइगस टॉल है या पूरी तरीके से डॉर्फ है। कॉन्सेप्ट समझ में आया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस करने के बाद मेंडल ने ऑब्जर्व क्या किया, उसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी। आफ्टर रिजल्ट, हम रिजल्ट निकालते हैं उसके बाद ऑब्जर्वेशन होती है ना कि अच्छा ये चीज देखने को मिली, तो एज अ साइंटिस्ट उसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी। पहला पॉइंट क्या मिला उसको कि ऑल F1 प्रोजेनी वर टॉल। हमने देखा ना कि F1 प्रोजेनी में जितने प्लांट मिले वो सारे के सारे कैसे थे, टॉल प्लांट थे। नो मीडियम हाइट, वैसे हमने क्या किया था, पेरेंट प्लांट में टॉल लिया और एकदम शॉर्ट लिया, तो पॉसिबिलिटी थी, वो मान के चल रहा था कि मुझे जो प्लांट मिलेगा वो कुछ मीडियम हाइट के भी मिलेंगे, बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, मीडियम हाइट का कोई प्लांट ही नहीं था, ठीक है। नो मीडियम हाइट प्लांट, हाफ वे कैरेक्टरिस्टिक, यानी मीडियम हाइट का कोई प्लांट ही नहीं मिला, ये पहला ऑब्जर्वेशन था। ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब होता है, जो जो चीजें मिली हमको देखने को। सेकेंड, F2 प्रोजेनी में क्या मिला, 1/4 वर शॉर्ट। हमको मिला कि F2 प्रोजेनी के अंदर 75% क्या थे, टॉल थे, 25% हुआ शॉर्ट। तो अगर आप मैथमेटिकल मैथ्स पढ़ते हो तो आपको पता है कि 100 का 1/4 पार्ट क्या था, शॉर्ट था, और बाकी 3/4 हुआ टॉल, ठीक है। फिनोटाइपिक रेशियो, इसके बेसिस पे हमने क्या निकाला कि 3:1, यानी 3 टॉल थे 1 शॉर्ट था। फिर जीनोटाइपिक रेशियो क्या निकला F2 जनरेशन का, 1:2:1, यानी टॉल 1 था। टी कैपिटल टी स्मॉल टी वाले 2 मिल गए हमको, और स्मॉल टी वाला 1 मिला, ठीक है। ये उसकी ऑब्जर्वेशन थी। क्वेश्चन बनता है बेटा, यहां से क्वेश्चन आपके लिए बनाया जाता है, क्वेश्चन यहां से बनता है कि कैसी क्या पॉसिबिलिटी है, क्या ऑब्जर्वेशन आई थी, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आप समझेंगे, याद करेंगे उसी बेसिस पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, ब्लैक कलर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, चलो कोई और कलरफुल चीज लेते हैं, पिंक कलर ले, रेड ले ले। कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी बोथ आर टॉल प्लांट्स, दोनों ही टॉल प्लांट्स हैं, while टी इज अ शॉर्ट प्लांट। ऑलरेडी बता चुकी हूँ ये चीज, स्मॉल टी इज अ शॉर्ट प्लांट। अ सिंगल कॉपी ऑफ कैपिटल टी, सिंगल कॉपी ऑफ कैपिटल इज टी इज इनफ टू मेक द प्लांट टॉल। अभी बताया था कि डोमिनेटिंग कैरेक्टर एक भी पास कर जाए तो वो उस प्लांट को डोमिनेट कर देगा, वो रिसेसिव कैरेक्टर को ओवरकम कर देगा, ठीक है। while both copies have to be TT for the plant to be short, लेकिन अगर किसी प्लांट को रिसेसिव बनना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, दोनों कैरेक्टरिस्टिक पास होने चाहिए। यानी वो जो प्लांट था पेरेंट में, उसके पास स्मॉल टी था, तभी तो वो प्लांट डॉर्फ था ना, रिसेसिव कैरेक्टर के साथ था। अगर उसके पास ये होता तो अगेन वो टॉल हो जाता। ये अब आपका ये होता तो बेटा ये तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ऐसा तो होता ही नहीं है, ठीक है। कभी स्टार्टिंग में हम लोग शॉर्ट को नहीं डिनोट कर सकते, ये रॉन्ग थिंग है, मतलब इस तरीके से पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। ओके, सो व्हाइल बोथ कॉपीज हैव टू बी टी फॉर द प्लांट टू बी शॉर्ट, शॉर्ट होने के लिए दोनों कॉपीज को टी होना जरूरी है।
कैरेक्टर्स यानी ट्रेट्स लाइक टी, कैपिटल टी आर कॉल्ड डोमिनेंट, इसको डोमिनेंट ट्रेट कहा जाता है बिकॉज इट एक्सप्रेस इटसेल्फ। डोमिनेट का मतलब क्या होता है, जो एक्सप्रेस कर पाए अपने आप को। एंड स्मॉल टी आर रिसेसिव ट्रेट, क्योंकि ये अपने आप को सप्रेस्ड ही रह जाता है, ये एक्सप्रेस नहीं कर पाता अपने आप को। अब आते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर। व्हाट इज डाई हाइब्रिड? डाई हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया। डाई हाइब्रिड का मतलब होता है डबल, ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। जब कैरेक्टरिस्टिक आपके दो हो जाएं तो उसको डाई हाइब्रिड बोला जाता है। जब दो कैरेक्टरिस्टिक को आपने एक टाइम पे लिया है तो उसे डाई हाइब्रिड बोला जाता है। अ क्रॉस बिटवीन टू प्लांट्स, जब आपने दो प्लांट को क्रॉस कराया, दो प्लांट तो चाहिए ही, लेकिन एक टाइम पे उसकी दो कैरेक्टरिस्टिक को ले रहे हो, दो कैरेक्टरिस्टिक को उसकी कंसिडरेशन में ले रहे हो। अ क्रॉस बिटवीन टू प्लांट्स हैविंग टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इज कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस। सेम प्रोसेस, सब कुछ सेम, बस कैरेक्टरिस्टिक इस बार दो लेकर के चलनी है माइंड में, दो को मेकअप कराना है, दो का रिजल्ट ढूंढना है, दो की ऑब्जर्वेशन निकालनी है। ठीक है, सो पेरेंट में सेम चीज किया। लेट सपोज इस बार हमने एग्जाम्पल में लिया, देखो बच्चे क्वेश्चन में आपके वो 7 कैरेक्टरिस्टिक्स में से किसी भी कैरेक्टरिस्टिक को ले सकता है, बस आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपको डोमिनेटिंग कैरेक्टर पता है, अगर आपको रिसेसिव कैरेक्टर पता है, तो आप डोमिनेटिंग के बेसिस पे उसकी अल्फाबेटिकल जेनेटिक मेकअप निकाल लोगे कि वो कैसा होगा, और उसी के बेसिस पे आप क्रॉस करा लोगे। रट के बिल्कुल नहीं जाना कि टॉल डॉर्फ बताया था, राउंड ग्रीन बताया था तो हम वही लिख रहे हैं। अगर आपको डोमिनेटिंग कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर पता है तो आप अपने आप उसके अल्फाबेट्स क्या होने चाहिए निकाल लोगे। क्रॉस का रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। मतलब पहली जनरेशन अगर मोनोहाइब्रिड है तो 3:1 आएगी, अगर सेकेंड जनरेशन है जीनोटिपिक रेशियो है 1:2:1 आएगा। ये क्रॉस का रिजल्ट सेम रहेगा, लेकिन आपको अपने अकॉर्डिंगली ये जो वेरिएशन है वो चेंज होते रहेंगे। क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है वो समझना जरूरी है। ठीक है, तो इस बार हमने क्या लिया है जनरेशन में, एक तो उसका शेप लिया है, सीड का शेप लिया है, राउंड लिया है और रिंकल्ड लिया है। साथ ही हमने क्या लिया है, सीड का कलर लिया है। कलर में आपको ध्यान है ग्रीन कलर वाज डोमिनेटिंग एंड येलो वाज रिसेसिव, तो हमने उस बेसिस पे इसके डोमिनेटिंग एंड रिसेसिव कैरेक्टर्स लिए हैं। कुछ गड़बड़ हुई है, हाँ गड़बड़ हुई है बेटा यहाँ पे, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, यहाँ पे उल्टा लिखा गया है, ये येलो यहाँ आना चाहिए था, ये ग्रीन यहाँ आना चाहिए था, यानी राउंड एंड येलो इज डोमिनेटिंग एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन इज रिसेसिव। इसीलिए यहाँ पे नीचे भी इसी तरीके से डिनोट किया गया है, बट नहीं ठीक है, पता है क्या किया उसने, हाँ कलर को उसने वो कर दिया है, यहाँ पे आप ठीक कर लेंगे, मैं एरो साइन से डिनोट कर रही हूँ, ये येलो यहाँ आ जाएगा, ये ग्रीन यहाँ आएगा। सो राउंड एंड येलो इज डोमिनेटिंग, रिंकल्ड एंड ग्रीन इज रिसेसिव। यहाँ पे आएगा राउंड येलो, उसने क्या किया है डोमिनेटिंग कैरेक्टर्स को भी अलग अलग कर दिया है, तो ठीक है कोई नहीं, उसने बस ऊपर का चेंज किया है। हमने येलो क्योंकि हमारा डोमिनेटिंग है तो हम लोग येलो को ही वाई से डिनोट करेंगे, वाई हम लोग कंसिडरेशन में रखेंगे, एज आई सेड डोमिनेटिंग के ही अल्फाबेट को कवर किया जाता है। सो कैपिटल आर स्मॉल वाई क्यों लिया, उसने ग्रीन की वजह से। ठीक है, यहाँ पे येलो स्मॉल कैपिटल वाई, इसको उधर कर दोगे रिजल्ट आपका सेम ही आएगा। यहाँ पे बस गड़बड़ हुई है, ये थोड़ा सा चेंज करोगे, रिजल्ट विल रिमेन सेम। क्या होगा बेटा यहाँ से, क्योंकि रखना तो हमको वही है ना, यहाँ पे भी हमें होमोजाइगस कंडीशन ही रखनी है। यहाँ से पास ऑन क्या क्या, एक आर पास करेगा क्योंकि गैमीट में हमेशा 50% पास करता है, तो कैपिटल आर का कैपिटल आर पास करेगा, स्मॉल वाई का एक स्मॉल वाई पास करेगा। वैसे ही यहाँ स्मॉल आर और कैपिटल वाई पास करेगा, दोनों पास कर गए दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स में। ये था गैमीट बनना। अब बनाना है हमें फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट फिलिनियल जनरेशन। कैसे बनेगी बेटा, आर का कॉम्बिनेशन आर के साथ, क्योंकि किसी भी कैरेक्टरिस्टिक को दिखाने के लिए हमारी जीन में दो एलील्स का होना जरूरी है। आप सिंगल आर से कभी राउंड नहीं दिखा सकते, आप क्या एक सिंगल वाई से कभी येलो नहीं दिखा सकते या ग्रीन नहीं दिखा सकते, आपको दिखाने के लिए दो एलील्स चाहिए। तो ये दिखाने के लिए आपको कैपिटल आर को स्मॉल आर से कंबाइन कराना होगा, तभी जाकर के फ्लावर जो होगा, ये सीड जो होगा वो राउंड बन पाएगा। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, क्योंकि यही बन रहा है ना हमारा, कंबाइन कराओगे ना, जब आप इधर इधर भी पास कर दोगे तो भी रिजल्ट यही आएगा, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई को मिलाकर के राउंड और येलो, यानी कंडीशन में जो हमारी प्लांट बन रहा है वो राउंड और येलो है। ठीक है, इससे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, प्लांट के ग्रीन और येलो को बस इधर उधर कर दिया गया है, रिजल्ट सब सेम ही रहेगा। ठीक है, यहां से कंफ्यूज नहीं होइएगा। F1 जनरेशन में क्या बन गया,
F1 जनरेशन में बन गया कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, यानी प्लांट हुआ राउंड एंड येलो। नाउ अब सेल्फिंग कराई, अगेन उसको क्या मिला, यहाँ पे उसने कैसा प्लांट लिया था, कुछ प्लांट लिया था जो पूरी तरीके से रिंकल्ड था, कुछ प्लांट थे ना जो पूरी तरीके से ग्रीन थे, लेकिन यहाँ पे पास क्या हुआ, राउंड और येलो पास हुआ, ना कोई ग्रीन प्लांट दिखा ना उसे कोई रिंकल्ड प्लांट दिखा। अगेन कंफ्यूजन भाई, मैंने तो 2 तरह के प्लांट लिए, इतनी सारी जनरेशन में 50 पाइसम सटाइवम बन गए, पी बन गया, लेकिन सब के सब ने डोमिनेटिंग कैरेक्टर को पास कर दिया, रिसेसिव कहाँ गया। इसको श्योर करने के लिए उसने क्या किया, फिर से डाइहाइब्रिड क्रॉस में वापस से सेल्फिंग कराई, मतलब सेम जनरेशन को ही आपस में ब्रीड करा दिया। क्या किया उसने, F1 जनरेशन को वापस से कराया, तो F1 जनरेशन में क्या बना था, उसको RY और RY, तो गैमीट कैसे बनेंगे, गैमीट बनने के लिए अगेन उसको क्या चाहिए बेटा, गैमीट बनाने के लिए ये रही एक पेरेंट ये रहा, एक पेरेंट ये रहा, ठीक है, सेम पेरेंट RY RR YY RR YY, 2 पेरेंट उसने ले लिया। अब इसके बेसिस से कितने बनने चाहिए, 4 है ना, तो 4 गैमीट्स 4 पार्ट बनने चाहिए ना, जितने गैमीट्स है उतनी प्लांट बनना चाहिए। तो कैसी पॉसिबिलिटी है, एक बार ये R इस कैपिटल Y के साथ कंबाइन कर जाए, एक बार ये R स्मॉल y के साथ कंबाइन कर जाए, एक बार ये R छोटा वाला R कैपिटल Y के साथ कंबाइन कर जाए, एक बार स्मॉल r स्मॉल y के साथ कंबाइन कर जाए। इस तरीके से पॉसिबिलिटी क्या है, 4 प्लांट बन जाने की, मतलब 4 गैमीट बन जाने की। हमने देखा था जितने प्लांट्स हैं जितनी कैरेक्टरिस्टिक उतने गैमीट्स बनेंगे। अभी ये क्या बन रहे हैं, गैमीट ही तो बन रहे हैं, 4 इधर गैमीट बन गए, क्योंकि हमने 2 कैरेक्टरिस्टिक ली है ना, उधर एक ही कैरेक्टरिस्टिक ले रहे थे तो 2 बन रहे थे। अगेन इस प्लांट के भी 4 कैरेक्टरिस्टिक, एक R इस कैपिटल Y के साथ, फिर ये R स्मॉल y के साथ, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y, 4 गैमीट्स का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब गैमीट बन गए, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, गैमीट के बाद इनका फ्यूजन कराना है। जब आपने फ्यूजन कराया यानी F2 जनरेशन प्रोड्यूस किया, जब आपने फ्यूजन कराया और F2 जनरेशन प्रोड्यूस किया तो क्या बना, 2 प्लांट्स को लेकर के आओ पीछे वाली स्लाइड से, तो यहाँ पे गैमीट्स लिख दिया, जो इधर के गैमीट्स बने थे 4 वो गैमीट्स लिख दिए एक साइड, दूसरे साइड आपने दूसरे जो गैमीट्स बने थे वो लिख दिए, दोनों गैमीट्स सेम ही होंगे क्योंकि प्लांट सेम है, सेल्फिंग सेम जनरेशन से हो रही है तो गैमीट्स हमेशा सेम होंगे। जब आपने इन दोनों को कंबाइन कराया तो जो एक प्लांट के अंदर देखने को मिलेगा वो कैसे दिखेगा, कैपिटल R स्मॉल कैपिटल Y स्मॉल y, सॉरी कैपिटल R कैपिटल Y, आपने एक प्लांट बन गया। दूसरा प्लांट कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। अब आप बोलोगे मैम पहले स्मॉल y क्यों नहीं लिखा, क्योंकि पहले लिखते ही नहीं हम, कैरेक्टरिस्टिक में कभी भी स्मॉल y नहीं लिख सकते, कभी भी स्मॉल कैरेक्टर को पहले डिनोट नहीं करते हैं। फिर बना कैपिटल R कैपिटल Y, हाँ कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y, ठीक है, यहाँ पे उसने पहले y लिख दिया है बट आप नहीं करेंगे, आप ठीक करके करेंगे, जिसने भी स्लाइड्स बनाई है उससे थोड़ी सी गड़बड़ की है, आपको मैं बताती जा रही हूँ साथ में, आप उसे ठीक करेंगे, स्मॉल y। फिर कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, ठीक है, कैपिटल Y स्मॉल y, ठीक है, कैपिटल R कैपिटल स्मॉल y, ठीक है। तो हमें क्या इससे डिनोट करने को मिला, हमें इससे क्या कंक्लूड आउट कर पा रहे हैं हम कि ये प्लांट कैसा था जब हमने इसको कंबाइन कराया, ये राउंड और येलो है, ये राउंड और येलो है, क्रॉस चेक करते जाइए, ये राउंड और येलो है क्योंकि एक भी y कैपिटल मतलब वो येलो, राउंड और येलो है, राउंड और येलो है, राउंड और ग्रीन है, राइट, राउंड और ग्रीन है। तो अगर मैं येलो से कर रही हूं तो कितने येलो मिल गए, पूरा क्लीन करके वापस से समझते हैं। जितने को हम सर्कल करेंगे हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्या थी बेटा, या तो प्लांट के पास राउंड येलो होगा, या वो प्लांट राउंड ग्रीन के साथ होगा, या वो प्लांट रिंकल्ड येलो होगा या रिंकल्ड ग्रीन होगा, यही 4 पॉसिबिलिटी थी हमारी क्रॉस के अकॉर्डिंग। अब हम देख रहे हैं कि राउंड येलो कितनी है, ठीक है, राउंड येलो को हम येलो को सर्कल करके बता रही हूँ, येलो कलर से राउंड करके बता रही हूँ। तो राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो, ठीक है, ये क्या है, राउंड येलो और राउंड येलो, और कहीं दिख रहा है, ये राउंड येलो
ठीक है, सब राउंड येलो थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो राउंड येलो कितने आए आपके पास? 9 रेशियो मिल गया राउंड येलो का। फिर क्या था? राउंड ग्रीन। चलो भाई ग्रीन कलर ले लेते हैं, ग्रीन कलर ले लिया हमने। राउंड ग्रीन, राउंड आर आर राउंड, वाई वाई ग्रीन, राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन, स्मॉल वाई ग्रीन था। राउंड और राउंड ढूंढो, ये रहा कैपिटल आर स्मॉल आर राउंड एंड स्मॉल वाई ग्रीन। राउंड ग्रीन कितने हो गए? 3, क्योंकि ये राउंड नहीं है, ये राउंड नहीं है, ये राउंड नहीं है, ये राउंड नहीं है, तो राउंड ग्रीन का कितनी पॉसिबिलिटी? 3 मिल गया राउंड ग्रीन का 3। फिर आया था रिंकल्ड येलो, पॉसिबिलिटी रिंकल्ड येलो की। आ जाइए, रिंकल्ड येलो कैसे निकालें? अब रिंकल्ड को हम स्टार को चलो स्टार मार्क कर देते हैं। पहले हम लोग रिंकल्ड ग्रीन कर लेते हैं तब तक। रिंकल्ड ग्रीन इन चारों में से, बाकी सब तो हो गया। रिंकल्ड ग्रीन इन चारों में से कौन सा है? रिंकल्ड ग्रीन, जिसमें स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो रिंकल्ड ग्रीन को स्टार मार्क कर दिया। रिंकल्ड ग्रीन की पॉसिबिलिटी 1। अब रिंकल्ड येलो ढूंढते हैं। चलो रिंकल्ड येलो में छोटा सर्कल बना देते हैं, ठीक है, स्क्वायर बना देती हूँ। तो ये रिंकल्ड येलो है, रिंकल्ड येलो है, रिंकल्ड येलो है, ठीक है। तो 3 पॉसिबिलिटी ऑफ रिंकल्ड येलो। इस तरीके से हमारी फिनोटिपिक रेशियो आ गई 9:3:3:1। डाइहाइब्रिड क्रॉस की फिनोटिपिक रेशियो, जो फिनोटिपिक रेशियो मतलब देखने में वो प्लांट कैसा लग रहा था? 9:3:3:1 की रेशियो में लग रहा था, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, इससे ऑब्जर्व क्या किया प्लांट ने, मतलब मेंडल ने इससे ऑब्जर्व आउट क्या किया, उससे क्या समझ में आया? जो हमने ऑब्जर्व किया वही मेंडल ने ऑब्जर्व किया। हमने क्या ऑब्जर्व किया था और कंक्लूड आउट क्या किया था? जो हम ऑब्जर्व किए वही मेंडल ऑब्जर्व किया, उसके ऑब्जर्व करने के बाद ही हम ऑब्जर्व करने पे आए। तो हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है, यानी मेंडल का ऑब्जर्वेशन क्या है? when capital R small y was crossed with small r capital Y, जब इन दोनों को कंबाइन कराया इन F1 जनरेशन, यही कंबाइन करा रहे थे ना बेटा, ठीक है, यही कंबाइन करा रहे थे। तो ऑल वर कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, सारे के सारे यही मिले, मतलब सारे राउंड और येलो सीड्स वाले मिले, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन कराने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे पास रिसेसिव को भी हमें देखना था कि पास कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। सो सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 प्लांट्स गेव पेरेंटल फिनोटाइप, उसके बाद ही पेरेंटल फिनोटाइप हमको देखने को मिली। एंड 2 मिक्सचर, 2 मिक्सचर कब देखने को मिले? जब सेल्फ पॉलिनेशन हुआ। रिजल्ट क्या आया? 9:3:3:1 का, यानी ये रेशियो मिला, हमने पूरा रिजल्ट कैप्चर किया। कंक्लूड आउट क्या किया? कंक्लूजन क्या निकाला मेंडल ने कि राउंड एंड येलो सीड्स आर डोमिनेटिंग कैरेक्टर। से क्या समझ में आया कि राउंड और येलो सीड डोमिनेटिंग कैरेक्टर थे। occurrence of new phenotypic combination shows that genes from round and yellow seeds are inherited independently of each other, यानी इससे उसने कंक्लूड आउट किया कि राउंड और येलो सीड्स इंडिपेंडेंटली पास ऑन हो रही हैं, मतलब कुछ मिक्सर नहीं हुआ। अगर मिक्सचर होता तो राउंड और येलो पेंट को मिला करके जो कलर मिलता है वो प्लांट में मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पूरी तरीके से राउंड आया है, पूरी तरीके से येलो आया है, इसका मतलब उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस किया। कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है। हाउ डू दीज ट्रेस गेट एक्सपोज, एक्सप्रेस कैसे होते हैं ये? सेलुलर डीएनए इंफॉर्मेशन सोर्स होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस सेंटर में है, वहां पे डीएनए प्रेजेंट है। सिंथेसिस के बाद प्रोटीन बनता है, ये आपके लिए है नहीं कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिया गया है यहाँ पे। हो रहा है हो गया।
हाँ हो गया बेटा। हैंग हो गया, हैंग हो गया, ऐसे सिलेक्ट नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। से नेक्स्ट स्लाइड्स पास करने में बड़ी दिक्कत हो रही है। हाँ वो कितना भी करके प्रॉब्लम होती नहीं, ये वही वाला है, लास्ट है क्या ये? ठीक है। ठीक है, वो उसका पार्ट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इज योर सेक्स डिटर्मिनेशन। अगर आपने एनसीईआरटी खोली हुई है तो आपको टॉपिक वाइज टॉपिक आप मूव कर पा रहे होंगे वन टॉपिक से अनदर में। नेक्स्ट टॉपिक एंड विच इज योर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, सेक्स डिटर्मिनेशन। इसके आगे कोई टॉपिक नहीं है, एनसीईआरटी एक बार खोलिए और चेक करिए। सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब सेक्स को जानना, कौन सी सेक्स है, मतलब फीमेल है या मेल है, इसका डिटर्मिनेशन बेसिकली ह्यूमन बॉडी के अंदर आ जाता है ये वाला सेक्शन, जो आफ्टर मेंडल आता है। दिस इज द लास्ट टॉपिक, सेक्स डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ एन ऑफस्प्रिंग, जो प्रोड्यूस हो रहा है ऑफस्प्रिंग, उसका डिटर्मिनेशन सेक्स का, कि प्लांट के अंदर या एनिमल के अंदर, बेसिकली हम ये एनिमल में करते हैं, वो मेल है कि फीमेल है, कैसे डिटरमाइन हो, कैसे पता चले। अब देख के तो पता चल रहा है कि भाई लड़का है लड़की है, बट उसके अंदर जेनेटिक मेकअप क्या है, कैसे बनी वो गर्ल, कैसे बना वो बॉय, वो कैसे पता चलता है? जब आप अपनी मदर के वूम में होते हैं, जब आप मदर के यूट्रस में होते हैं, तो डॉक्टर्स कैसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि आप मेल हैं कि फीमेल हैं? ठीक है, क्योंकि जेनेटिलिया, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया बहुत बाद में डेवलप होता है, बस स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में ही डॉक्टर्स को कैसे पता चल जाता है कि आप मेल हैं या फीमेल है अपनी मदर के वूम में, वो पता चलता है आपके जीन लेवल पे। आपकी मदर के यूट्रस से, वूम से लिक्विड को निकाला जाता है, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है। अगर आपकी बॉडी में, आपके न्यूक्लियस के अंदर, आपके सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, अगर आपके न्यूक्लियस में, आपके सेल्स में एक्स एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, एक्स और एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो इसका मतलब आप क्या है, वो गर्ल चाइल्ड है। अगर आपकी बॉडी में, आपकी मदर के वूम में उन्होंने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की और उनको क्या मिला, एक्स वाई मिला, तो इसका मतलब क्या है कि वो बेबी बॉय है, मेल है। ठीक है, इस तरीके से हम सेक्स का डिटर्मिनेशन करते हैं। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, एक तो एनवायरमेंटल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, दूसरा जेनेटिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। एनवायरमेंटल का मतलब क्या, एनवायरमेंटल फैक्टर से हम क्या समझते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर से हमारा क्या मतलब है, कैसे एनवायरमेंटल फैक्टर कैसे रिस्पॉन्सिबल है आपके सेक्स डिटर्मिनेशन में, वो देखेंगे। इन सम एनिमल्स the temperature at which the fertilized eggs are kept decides the gender, यानी टर्टल के अंदर किस टेम्परेचर पे उसकी मदर ने उसको रखा है, कितने टेम्परेचर पे रखा है, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो मेल होगा या फीमेल होगा कुछ एनिमल्स के अंदर, फॉर एग्जाम्पल टर्टल। तो यानी बाहर का फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो गया ना, कौन सा, कैसा एनवायरमेंट का फैक्टर है, एनवायरमेंट में कितना टेम्परेचर है, उस पर डिटरमाइन होगा कि वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो कुछ जगह तो एनवायरमेंटल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, कुछ जगह जेनेटिक मेकअप रिस्पॉन्सिबल है, जीन्स रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि ह्यूमन जेंडर के अंदर हमारी बॉडी में हमारा जो कंसीव होता है, हम लड़का या लड़की बन के बाहर आते हैं, ठीक है, तो अंदर से बन के बाहर आ रहे हैं, इसका मतलब जेनेटिक रिस्पॉन्सिबल है, जेनेटिक मेकअप रिस्पॉन्सिबल है। In some animals like human, gender of individual is determined by pair of chromosome. हमारे केस में पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे डिटरमाइन होता है कि आप लड़का है कि लड़की है, कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम, और इसीलिए इसको सेक्स क्रोमोसोम बोला जाता है। अगर एक्स एक्स है तो वो फीमेल है, एक्स वाई है तो वो मेल है। ठीक है, नेक्स्ट,
सेक्स क्रोमोसोम का क्या मतलब होता है? इन ह्यूमन बीइंग्स देयर आर 23 क्रोमोसोम पेयर ऑफ क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम का क्या मतलब है? हमारी बॉडी के अंदर वैसे, मतलब आपकी बॉडी के मैं किसी भी सेल के पार्ट को निकालूं, कहीं के भी सेल के पार्ट को निकालूं, चीक सेल निकालूं, हाथ के सेल निकालूं, टंग से निकालूं, कहीं से भी सेल निकालूं, उसके न्यूक्लियस में जाके उसके डीएनए के अंदर जाकर के चेक करूंगी तो आपको 23 का पेयर मिलेगा। 23 का पेयर का मतलब क्या है? 23 को डबल कर दो यानी 46 क्रोमोसोम मिलेगा। 46 क्रोमोसोम आप निकाल सकते हो, लेकिन वो हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं, आपने अलग अलग नहीं करना, तो 23 का पेयर मिलेगा। लेकिन आउट ऑफ दीज, इसमें से जो 22 क्रोमोसोम होंगे ना, 23 के पेयर में से जो 22 क्रोमोसोम होंगे, यानी इस 46 में से आधा कर दो 22 का, 44 का पेयर कह दो, मतलब 22 का पेयर बोल दो या 22 बोल दो, 22 का पेयर बोल दीजिए, 44 बोल दीजिए, दैट इज सेम। 22 क्रोमोसोम का जो पेयर है उसे ऑटोसोम बोला जाता है, मतलब 22 पेयर को या फिर 44 को, एक ही बात है, 22 पेयर बोलूं या 44 बोलूं, बात तो सेम है। 44 क्रोमोसोम्स को या 22 पेयर को आप ऑटोसोम बोलते हैं। ऑटोसोम का मतलब होता है जिनके अंदर सेम होगा, क्रोमोसोम नंबर सेम होगा, सेम देखने में एक जैसा होगा, लेकिन एक एंड द लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम, एक ही पेयर जो लास्ट वाला है उसको क्या बोलते हैं? दैट हेल्प्स इन डिसाइडिंग द जेंडर ऑफ इंडिविजुअल, वही जेंडर ऑफ इंडिविजुअल डिसाइड करता है। ठीक है, 23 कर दिया, इसका एक नंबर बढ़ा दूंगी तो 46 हो जाएगा ना। 44 मतलब 22 को, 22 का पेयर मतलब 23 का पेयर जैसी कर दिया, एक नंबर बढ़ा दिया तो यहाँ पे 2 बढ़ जाएगा। ठीक है, वो डिसाइड करता है कि आप मेल होंगे फीमेल होंगे, उसी को हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। यानी एक्सेस बताता है कि फीमेल होगा, एक्स वाई होगा तो वो मेल होगा। ठीक है, कैसे डिनोट होगा, कैसे पता चलेगा, किस तरीके से बताता है, कैसे रिस्पॉन्सिबल है, ये देख लेते हैं। यहाँ पे इस तरीके से रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि फादर, जो फादर है बॉय है, उनके पास से क्या आएगा? एक्स वाई आएगा, क्योंकि वो खुद बॉय हैं, तो उनके पास से क्या आएगा? एक्स वाई फैक्टर आएगा, उनके पास से एक्स वाई आएगा। मदर जो है वो गर्ल है, उनके पास एक्स एक्स प्रेजेंट होगा, अपने पास एक्स 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 वाई प्रेजेंट होगा। जैसे हमने पीछे क्रॉस किया वैसे हम गैमीट बना लेंगे, क्योंकि ये अलग अलग हैं तो एक्स और वाई अलग अलग हो जाएंगे। ये सिंगल है तो कंबाइन करते टाइम एक बन जाएंगे, वैसे अलग अलग कर दीजिए गैमीट में। जब आप इसको बनाएंगे, इसको इसके साथ कंबाइन कराना है ना एक एक करके, तो जब आप एक एक्स को इसके साथ कंबाइन कराएंगे तो एक्स एक्स बन जाएगा, इस एक्स को इसके साथ कंबाइन करेंगे फिर एक्स एक्स बन जाएगा। जब आप इस y को इस x के साथ कंबाइन करेंगे तो मेल बन जाएगा, इस y को जब इस x के साथ कंबाइन करेंगे तो मेल बन जाएगा। तो पॉसिबिलिटी क्या है कि उस कपल के अगर 4 बच्चे हैं तो 2 मेल होगा 2 फीमेल होगी, पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा उसके ऐसे ही होंगे, लेकिन पॉसिबिलिटी ये है। चेंजेस आते हैं, म्यूटेशन आता है, उसी को वेरिएशन या इवोल्यूशन बोलते हैं। तो 50% प्रोबेबिलिटी है कि फीमेल चाइल्ड होगी उस कपल की, और 50% प्रोबेबिलिटी है कि उस कपल की मेल चाइल्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद इससे हम क्या कंक्लूड आउट कर पा रहे हैं बच्चे? इससे हम क्या कंक्लूड कर पाए? दिस शोज दैट half the children will be boy and half the children will be girls. All children will inherit an X chromosome. सबने X क्रोमोसोम को किया इनहेरिट, मतलब अगर आप बैक साइड जाएं तो X क्रोमोसोम सब इनहेरिट कर रहे थे, रिगार्डलेस वेदर दे आर बॉयज और गर्ल्स, बॉय हो या गर्ल हो, सब में X आ रहा था। तो the sex of child will be determined by what they inherit from their father and not their mother. इसका मतलब किसी भी, आप लड़की हो या लड़का हो, ये कैसे पता चल पाया, कैसे सेक्स डिटरमाइन हुआ? आपके फादर रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि मदर के पास तो एक्स एक्स ही था, मतलब वो कुछ भी दे उनके पास से एक्स ही आना था, उनके पास पॉसिबिलिटी यही है कि वो एक्स ही देंगी। बट फादर ये डिटरमाइन करते हैं कि उनके वूम में, मदर के वूम में बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी, क्योंकि उनके पास 2 अलग तरह के क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। अगर एक्स आ गया तो बेबी गर्ल हो जाएगी, वाई आ गया तो बेबी बॉय हो जाएगा। यानी फादर इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेंडर ऑफ अ बेबी गर्ल और अ बेबी बॉय, मदर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, उनके पास एक ही क्रोमोसोम। ठीक है, सो दिस एंड्स योर, इसके बाद से इवोल्यूशन सेक्शन स्टार्ट हो जाता है, जो आपके पार्ट सिलेबस में नहीं है, कैंसिल हो चुका है, कट चुका है। ये पहले की पीडीएफ है,
पहले की प्रिपेयर्ड हुई पीपीटी है। आई होप आप लोगों को क्लास समझ में आई है। क्लास में जो लोग लेट आए होंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, आप स्टार्टिंग से रिकॉर्डिंग देख लेंगे। मेथड वही रहेगा पढ़ने का, पहले आपने क्लास को पढ़ा, रिकॉर्डिंग को एक बार देखनी है, फिर एनसीईआरटी को रीडिंग लगानी है, फिर से एक बार रिकॉर्डिंग देखनी है, फिर से एक बार एनसीईआरटी रीड लगाना है, 2 बार एनसीईआरटी की रीडिंग, 2 बार रिकॉर्डिंग, चैप्टर फिनिश होगा। इसी तरीके से हम आगे की रेस्ट ओवर 4 चैप्टर्स को खत्म करेंगे। एंड आई कैन अश्योर कि बायोलॉजी से क्वेश्चंस आपके नहीं छूटेंगे, किसी भी कोई भी क्वेश्चन बनेगा आपका नहीं छूटेगा, क्योंकि इसके बाद हम लोग 5 चैप्टर करने के बाद आपके 10 ईयर सॉल्व करेंगे, प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस को करेंगे, सैंपल पेपर्स करेंगे एंड यू आर डन। ठीक है, तो इस तरीके से आप पढ़ाई करेंगे तो बोर्ड में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, लाइक बायोलॉजी में तो बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। ठीक है, ओके देन, थैंक यू सो मच। क्लास आज की खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।